ओके, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हेमोफीलिया के बारे। हेमाटोलॉजी वीडियो सीरीज़ में ये वीडियो हेमोफीलिया पे है। हेमोफीलिया क्या चीज़ है? हेमोफीलिया हमारे पास दो किस्म के ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो होते हैं। इसमें एक हेमोफीलिया ए होता है, एक हेमोफीलिया बी होता है। हेमोफीलिया ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। हेमोफीलिया बी जो है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। हेमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। हेमोफीलिया ए ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हेमोफीलिया को समझने के लिए आपको पहले कोगुलेशन कैस्केड को समझना होगा। यानी कि जब भी हमारे पास कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है या ब्लीडिंग होती है या कोई भी डैमेज होता है तो आपके पास वहाँ पे प्लेटलेट्स आके वेसल में एग्रीगेट करते हैं। प्लेटलेट्स वेसल में आके एग्रीगेट करते हैं और हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड जो है वो फाइब्रिन बनाता है और फाइब्रिन भी डिपॉजिट होता है और इस क्लॉट को स्टेबलाइज करता है। अगर हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड में कोई ख़राबी हो और आपके पास ये फाइब्रिन ना बने और क्लॉट स्टेबलाइज ना हो तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। अब हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड में क्या होता है? कुछ सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक सीक्वेंस में एक्टिवेट होते हैं और फाइब्रिन को एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 11 फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर 9 10 को एक्टिवेट करता है और इसी दौरान आपके पास बाहर से फैक्टर 8 भी एंटर होता है और इंट्रिंसिक पाथवे में अपना हिस्सा देता है। तो ये सारा हो गया इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में डायरेक्टली फैक्टर 7 आके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है और आपके पास फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वाले अगले स्टेप्स जो हैं वो इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे में दोनों में कॉमन है, दोनों में पाए जाते हैं। अब हमारे पास जब भी इंट्रिंसिक पाथवे में कोई प्रॉब्लम होता है तो पीटीटी मार्कर रेज्ड होता है। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पीटीटी रेज्ड होता है जब भी इंट्रिंसिक पाथवे में कोई प्रॉब्लम होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जब कोई प्रॉब्लम होता है तो पीटी रेज्ड होता है। आप इसको सिंपल इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे एक लेंथी पाथवे है जिसका नाम भी लेंथी है, पीटीटी बड़ा नाम है, जबकि पीटी एक एक्सट्रिंसिक पाथवे एक छोटा पाथवे है, उसका नाम भी छोटा है। एंड रिजल्ट क्या होता है? फाइब्रिन एक्टिवेशन होती है, फाइब्रिन बन जाता है, वो फाइब्रिन प्लेटलेट्स पे डिपॉजिट होता है और आपके पास ये क्लॉट को स्टेबलाइज कर देता है और ब्लीडिंग जो है वो वहाँ पे रुक जाती है। अब हेमोफीलिया में क्या होता है? हेमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 नहीं होता, फाइब्रिन नहीं बनता, फाइब्रिन नहीं होता, प्लेटलेट्स के एग्रीगेट स्टेबलाइज नहीं होते, ये एग्रीगेट्स थोड़ी देर बाद टूट जाते हैं और ब्लीडिंग होती है। अब हमारे पास ब्लीडिंग किस तरह होती है? अगर तो माइल्ड डिजीज़ हो, माइल्ड डिजीज़ में इतनी ज़्यादा फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी नहीं होती तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते, यानी कि थोड़ा बहुत फैक्टर 8 मौजूद होता है जिससे गुजारा चल रहा होता है। अगर पेशेंट की डिजीज़ सिवियर हो जिसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, छोटी छोटी चीज़ पे अचानक से आपके पास ट्रिगर्स पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जीआई ब्लीडिंग होगी, मेलिना, ब्लड इन स्टूल्स, हेमार्थ्रोसिस, आपके पास जॉइंट्स के अंदर आपके पास ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन इज के ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्कमसिजन। मतलब ये होता है कि जो सिवियर डिजीज़ है विद इन 2 years ऑफ लाइफ प्रेजेंट करती है। विद इन 2 years ऑफ लाइफ आपके पास जो है सिवियर डिजीज़ दिखाती है कि हाँ प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग दिखाना शुरू होते हैं। यूजुअली ये आपके पास फर्स्ट इवेंट पे, जो कि सर्कमसिजन एक फर्स्ट इवेंट होता है एक बॉय की लाइफ का, तो उस फर्स्ट इवेंट में सर्कमसिजन पे यूजुअली ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती, विच इज़ वन ऑफ द वेरी ह्यूज इंडिकेटर कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है एंड यू मस्ट इन्वेस्टिगेट। तो विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ स्पेशली ड्यूरिंग सर्कमसिजन आपके पास क्या होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, ब्लीडिंग एविडेंट हो जाती है जो कि शो करता है कि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसका मतलब ये है कि इट ओनली अफेक्ट बॉयज़, इट ओनली अफेक्ट्स मेल्स, यानी कि सिर्फ ये मेल्स को अफेक्ट करता है। वो क्यों? क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव है तो आपके पास एक जो रिसेसिव जीन होता है एक्स और मेल्स में वाई पाया जाता है। अब जो ये एक्स है ये हमारे पास हमेशा डोमिनेंट होता है ओवर वाई, वाई
वाई सप्रेस्ड होता है, जो भी एक्स पे फीचर होगा वो आपके पास आएगा। अभी एक्स डोमिनेंट है और एक्स में एक डिफेक्ट है विच इज़ हेमोफीलिया डिफेक्ट, तो हेमोफीलिया डिफेक्ट बॉयज़ में आ जाएगा। अगर फीमेल में होगा तो फीमेल में 2 एक्स होते हैं, जो डिफेक्टेड एक्स है वो रिसेसिव होता है तो दूसरा उसको सप्रेस कर देता है, यानी कि दूसरा एक्स जो डोमिनेंट एक्स है वो इसको सप्रेस कर देता है, क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो ये एक जीन दूसरे एक्सिस को सप्रेस कर सकता है, जबकि मेल्स में वाई जो है वो एक्स को सप्रेस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेल्स में प्रेजेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इफ अ फीमेल हैज़ बोथ डिफेक्टिव जीन्स, तो ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन यूजली अगर फीमेल में अगर दोनों डिफेक्टिव जीन आ जाएं तो उसकी इंट्रा यूट्राइन डेथ हो जाती है और वो ज़िंदा होते ही नहीं है, वो लाइफ में आते ही नहीं है, वो यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाती है उनकी। तो मेनली ये बॉयज़ को अफेक्ट करता है, जिसमें वाई सप्रेस हो जाता है और एक्स लिंक रिसेसिव जीन ऊपर आ जाता है। फीमेल में ये एक्स जो है वो दबा हुआ होता है बाय द अदर एक्स। अब हमारे पास डायग्नोसिस कैसे होता है, सीबीसी करेंगे, सीबीसी में प्लेटलेट काउंट कैसे होगा। सिंस प्लेटलेट्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो प्लेटलेट्स आपके पास नॉर्मल होंगे, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होगा आपके पास। इसमें प्रॉब्लम कोगुलेशन कैस्केड में है। कोगुलेशन कैस्केड को पकड़ने के लिए आपको कोगुलेशन कैस्केड के डिफेक्ट को पता लगाने के लिए पीटी एपीटीटी करने पड़ेंगे। अगर आपके पास पीटीटी रेज्ड है तो इसका मतलब डिफेक्ट इस साइड पे है, अगर पीटी रेज्ड है तो डिफेक्ट उस साइड पे है। अब जैसे कि आपको देख के पता चल रहा होगा कि इस पेशेंट में तो फैक्टर 8 पीटीटी की साइड पे है ना, तो पीटीटी रेज्ड होगा और पीटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो पीटी नॉर्मल होगा। तो पीटी आपके पास नॉर्मल होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होता है, जबकि आपके पास पीटीटी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। तो प्रोलॉन्ग्ड पीटीटी एंड नॉर्मल पीटी ये आपके पास हीमोफीलिया में फाइंडिंग्स होती है। फिर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मिक्सिंग स्टडी। मिक्सिंग स्टडी क्या होती है? मिक्सिंग स्टडी ये होती है कि आप क्या करते हैं, आप पेशेंट का ब्लड लेते हैं और पेशेंट के ब्लड ले के साथ आप क्या करते हैं, आप एक नॉर्मल बंदे का ब्लड ले लेते हैं। नॉर्मल बंदे का ब्लड लेने के साथ आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी कि ये एक नॉर्मल बंदे का ब्लड है और ये पेशेंट का ब्लड है। आप इन नॉर्मल बंदे का ब्लड और पेशेंट के ब्लड को आप मिक्स कर देते हैं। ये जब आप मिक्स कर देते हैं तो आपके पास पीटीटी को फिर आप चेक करते हैं तो पीटीटी नॉर्मलाइज हो जाता है। वजह क्या होती है, सिंस फैक्टर 8 पेशेंट के ब्लड में फैक्टर 8 नहीं होता और आपके पास नॉर्मल बंदे के ब्लड में फैक्टर 8 होता है, नॉर्मल बंदे के ब्लड में फैक्टर 8 होता है, पेशेंट के ब्लड में फैक्टर 8 नहीं होता। तो अब जब आप नॉर्मल बंदे का ब्लड पेशेंट के ब्लड के साथ ऐड किया तो आपके पास फैक्टर 8 जो है, फैक्टर 8 पेशेंट के ब्लड में भी आ जाता है तो पीटीटी नॉर्मल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिंग स्टडी। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस ये है कि आप फैक्टर 8 जो कि डेफिशिएंट है वो आपने नॉर्मल ब्लड से ऐड कर दिया। कभी कभार इस तरह होता है कि डेफिशिएंसी होती है फैक्टर 8 की, लेकिन आप जब नॉर्मल ब्लड ऐड करते हैं यानी कि फैक्टर 8 जब ऐड करते हैं तो पेशेंट का पीटीटी फिर भी प्रोलॉन्ग्ड रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास फैक्टर 8 जो है, फैक्टर 8 इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनी हुई है, यानी कि पेशेंट के ब्लड में अगर आप फैक्टर 8 ऐड भी करो तो पेशेंट का ब्लड उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि फैक्टर 8 एक तो है भी नहीं और दूसरा एंटीबॉडीज़ भी बनी हुई हैं जो एंटीबॉडीज़ फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और फैक्टर 8 को एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर मिक्सिंग स्टडी करते हैं और पीटीटी करेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी थी जो कि फैक्टर 8 ऐड करने के साथ ठीक हो गई। लेकिन अगर पीटीटी करेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई एंटीबॉडी है जो कि इनहिबिट कर रही है फैक्टर 8 को और फैक्टर 8 को डिस्ट्रॉय कर रही है। ट्रीटमेंट क्या है? अगर माइल्ड डिजीज़ हो तो डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। डेस्मोप्रेसिन जो है वो क्या करता है, वो आपके पास एंडोथीलियम के सेल्स में, प्लेटलेट्स में स्क्वीज़ करके आपके पास जितना थोड़ा बहुत फैक्टर 8 मौजूद होता है, क्योंकि माइल्ड डेफिशिएंसी है, इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फैक्टर 8, तो वो थोड़ा बहुत जो फैक्टर 8 मौजूद होता है एंडोथीलियल सेल्स में, प्लेटलेट्स में, उसको निचोड़ के बाहर निकाल लेता है ब्लड में, तो ब्लड का काम चल जाता है। अब फैक्टर 8 अब ये याद रखें कि डेस्मोप्रेसिन जो है वो हेमोफीलिया बी में काम नहीं करता, यानी कि फैक्टर 9 को पे ये इफेक्ट नहीं है। इसका सिर्फ इफेक्ट जो है डेस्मोप्रेसिन का वो सिर्फ फैक्टर 8 पे है, फैक्टर 8 को ही इफेक्ट कर सकता है, फैक्टर 9 को ये नहीं कर सकता डेस्मोप्रेसिन।
कैसे करता है, एंडोथीलियल सेल्स और इनसे निचोड़ के बाहर निकाल देता है थोड़ा बहुत जो फैक्टर 8 मौजूद होते हैं। सिवियर डिजीज में आपको क्या करना पड़ता है, फैक्टर 8 को रिप्लेस करना पड़ता है। अगर फैक्टर 9 डेफिशिएंसी है तो यू हैव टू रिप्लेस इट, आपको बाहर से देना पड़ता है। उसके साथ ही साथ इन पेशेंट्स को एस्प्रिन को अवॉइड करना होता है, क्योंकि एस्प्रिन जो है ये आपके पास ब्लड थिनिंग एजेंट है और आपके पास कोगुलेशन को इनहिबिट करती है, क्लॉटिंग को स्टॉप करती है और ब्लीडिंग को ज़्यादा करती है। तो अगर एक पेशेंट को पहले से टेंडेंसीज हैं, जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें उसको ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में कभी भी उसको एस्प्रिन नहीं देंगे। उसके अलावा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जिसमें रिस्क हो कि उसको ब्लीडिंग हो सकती है, वो भी आपने उसको अवॉइड कराना है। तो हेमोफीलिया इज़ बेसिकली कि दो टाइप हैं इसकी, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी इन हेमोफीलिया ए, और क्रिसमस डिजीज में फैक्टर 9 डेफिशिएंट होता है। प्रेजेंटेशन यूजुअली सर्कमसिजन फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, माइल्ड डिजीज में कोई सिम्टम्स नहीं होते। प्रोलॉन्ग्ड पीटी एंड मिक्सिंग स्टडी में पीटीटी करेक्ट हो जाता है, अगर ना हो करेक्ट तो एंटीबॉडी मौजूद होती है। माइल्ड डिजीज डेस्मोप्रेसिन ओनली फॉर फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, सिवियर डिजीज में रिप्लेसमेंट ऑफ द फैक्टर। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड चेक आउट माई अदर वीडियोज ऑन हेमाटोलॉजी सीरीज। थैंक यू वेरी मच।